हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और उसका विकास, जो हमारे एनटी और एचपीएससी के सिलेबस की यूनिट 1 है। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। ये जो एचपीएससी और एनटीए के सिलेबस में लगी यूनिट 1 है, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और पाली प्राकृत इसमें आता है। ये हमारी यूनिट 1 है। और इसको अगर हम समझ के साथ पढ़ेंगे तो हमें कैसा भी क्वेश्चन कर ले एग्जाम, हम जरूर से कर ले जाएंगे। तो रट्टा मारने से कि इधर उधर से नोट्स मिल जाएं या फिर हमें कोई पढ़ा दे, या फिर जब तक आप अपनी बुक्स पढ़ के समझ विकसित नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब भी नोट्स बनाएं तो अपने हाथ से नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है दोस्त ने नोट्स बनाए और आप उसी से पढ़े जा रहे हैं। तो उससे हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर करना तो मोटो है नहीं, उसके आगे भी आपको पढ़ना पढ़ाना ही है। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसके बाद और मैप वगैरह के साथ कैसे नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको आज इस क्लास में बताने वाली हूँ। ये मैंने इसलिए ब्लैंक पेज लिया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो, जो कि हमारी यूनिट का मतलब नाम नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन उससे पूछता है, कई बार पूछा हुआ है कि अरबी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो हम थोड़ा थोड़ा जो मतलब हमारे उसको कवर करती है एग्जाम को स्पेशली। और बाकी हम थोड़ा मोटा मोटा हिसाब रखेंगे विश्व की भाषाओं का। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण। ये ये मैंने दृष्टि का पेज लिया हुआ है कि दृष्टि में क्या दे रखा है। उसके बाद ये मैंने पांडे का पेज ले रखा है। उसके बाद ये मैप है, इसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे बनाना है। ये मेरे अपने नोट्स हैं। और ये तो अलग अलग बुक से और खुद से कैसे नोट्स बनाने हैं, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि आपको जरूर समझ आएगा। तो चलते हैं हम विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर लोगों में थोड़ा सा मतलब मतभेद है। तो कोई इतने से इतने मानते हैं, 2796 से लेके 3000 के बीच मानी जाती है विश्व की भाषाओं की संख्या। सामान्यतः संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के तहत किया जाता है। एक आकृति मूलक, जिस जो कि मतलब प्रोफेसर स्लेगर ने दिया है। और फिर पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण में वंशानुवाद, जो वंशात्मक वर्गीकरण वगैरह है, वो है कि कौन सी भाषा किस उससे परिवार से निकलती है, क्या उसकी वंशानुक्रमिका रही है। और ये व्याकरण के उस पे पद के आधार पे, रचना के आधार पे आकृति मूलक। और यही हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और उसी के हिसाब से हम देखने वाले हैं उसको हिंदी कैसे निकलेगी आकृति मूलक वर्गीकरण के बाद। तो आधार इसका क्या है? वाक्य रचना और रूप रचनाएं, और इसका रचना तत्व और अर्थ तत्व। अन्य नाम इसके ये हैं: रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण और पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण। और इसमें वंशात्मक वर्गीकरण, और मतलब अगर आप क्वेश्चन पूछता है ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए, तो आप निकाल ले जाएंगे अगर आपको ये पता है कि ये वंशानुक्रम निकलती है और ये रचना के या व्याकरण के आधार पर निकलती है।
और इसके प्रमुख बिंदु हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर स्लैगर ने दिया है, और आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए गए हैं, योगात्मक भाषा और अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा, और यहीं से निकलेगी हिंदी, वो हम देखेंगे। पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न बातों को बताया जाता है: पद, रचना, वाक्य, अर्थ, शब्द, स्थानिक। कई बार एक मूवी आई थी, उसमें बताया गया था कि कई बार मतलब बना देते हैं मूवियां जिसमें कि अरे हमारी संस्कृत तो बहुत पुरानी रही है, उसी से मातृ से मदर निकला है, पितृ से फादर निकला है, तो ये जरूरी नहीं है। ये क्योंकि ये एक परिवार की भाषाएं हैं, इसीलिए इनमें समानता पाई जाती है। तो जो एक परिवार की भाषा होती है सामान्यतः उनमें उम, उम, मतलब समानता पाई ही जाती है। उसके बाद हाँ, जैसे मैंने कहा था, आकृति मूलक वर्गीकरण से निकलेगी कि हिंदी। तो आकृति भाषा का वो, फिर अयोगात्मक और योगात्मक में भी हम, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे योगात्मक, योगात्मक के भी तीन है: अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, जिसमें से श्लिष्ट, श्लिष्ट में भी दो वो किए हुए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो हमारा अंतर्मुखी से भी कोई लेना देना नहीं है हमारा। अब हम आ जाते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक, जिसमें संयोगात्मक संस्कृत है। हमने देखा होगा बड़े बड़े शब्द रहते हैं उसमें, रामस्य, हिंदी में आगे हो जाता है राम का, और यहाँ से निकलती है हिंदी। तो वियोग, जब संयोग तो बड़े बड़े शब्दों में रहता है, और वही जब पीसेस में या फिर टुकड़ों में होके, जैसे रामस्य का राम का हो गया, और बड़े बड़े शब्दों को थोड़ा छोटा छोटा कर देना, वियोग हो गया उसका। अब इसकी एक ट्रिक है जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अगर आप याद करना चाहें तो। आकृति या भाषा यूं सी रही, आकृति, आकृति से आकृति मूलक, आकृति यूं सी वही के सारे संयोग वियोग में बदल गए। तो आकृति से आकृति मूलक, यों से योगात्मक, सी से श्लिष्ट, वही से बहिर्मुखी, के सारे संयोग, संयोगात्मक, योगात्मक। और ये आप खुद से एक बार नोट्स बनाएंगे, थोड़ी सी, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, जिससे कि आपको समझ आए। आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये, अब ये रहा हमारा मैप, जिससे हम थोड़ा देखेंगे कि थोड़ा मोटा मोटा कि ये जो है, ये हमारा यूरेशिया कहलाता है, और ये अमेरिका, तो अमेरिकी भूखंड, और ये पूरा भूगोल में आएगा इसमें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की वगैरह में आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा भागों की।
ये यूरेशिया का क्षेत्र है, वही भारत भी है। और अब ये है अमेरिकी भूखंड। नॉर्थ, यस, उत्तरी, और ये दक्षिण। हम इंडिया को ज्यादातर मोटा मोटा इसमें देख लेते हैं, लेकिन इंडिया को इंडिया के मैप में देखेंगे, जिससे कि क्योंकि हमें हिंदी पे ही आना है ना बेसिकली, तो फिर अब यहाँ पे जो यहाँ पे है टर्की, टर्की के लिए थोड़ा दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये टर्की है। जो टर्की है वो होता है यूराल अल्पाइन। देखो, थोड़ा सा हम इस चार्ट पे नजर डालते हैं। ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जिसमें प्रमुख भाषा वर्ग एवं उसकी एवं भाषा परिवार, जिसमें भारोपी में केतुम, सतम है, द्रविड़ परिवार है। ये हम इंडिया से देखेंगे, द्रविड़ परिवार और चीनी परिवार। ऑस्ट्रो में ज्यादा हमें, लेकिन मुंडा वगैरह आती है तो हम थोड़ा देखेंगे। फिर है यूराल अल्ताई और सामी हामी। सामी हामी से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अरबी किस उससे निकलती है। तो अरबी निकलती है सामी हामी से, और तुर्की निकलती है। क्योंकि कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं ना, फारसी, फारसी कौन सी भाषा है, फारसी किससे निकलती है, तो फारसी कौन मतलब, तो फारसी तो निकलती है इसी से, मतलब भारतीय आर्य भाषाओं में, और उसे फारसी, जो हमारी आर्य भाषा है, ये आर्य भाषा है। ये दोनों आर्य भाषा नहीं है। इसलिए एग्जाम जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि क्योंकि हम लोग कई बार अरबी और फारसी में समानता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अरबी अपनी अरब देश की है, और फारसी क्योंकि इंडिया में विकसित हुई थी, इसलिए ये हमारी भारतीय आर्य भाषाओं में शामिल है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी आर्य भाषा है या नहीं, और भारतीय आर्य भाषा है नहीं। और कई बार अंग्रेजी, जब अंग्रेजी का भी पूछता है कि अंग्रेजी आर्य भाषा है या नहीं, तो जब अंग्रेजी को वो पूछे, और तो वो ऑप्शंस में भी थोड़ा वो देगा। तो जब कई बार वो भारोपीय इक्वल्स टू आर्य भाषा ही करता है, मतलब आर्य भाषा को एक बड़े उस पर रख देता है, वरना तो आर्य भाषा हमारी ये है, ईरानी, दरत और भारतीय आर्य भाषाएं, ये हमारी आर्य भाषा परिवार का वो है। लेकिन जब इन दोनों को भी मिला के पूछता है वो, भारोपीय बराबर आर्य भाषा, तब जब हमारी जब जब केल्टिक भी आर्य भाषा हो जाएगी, जर्मनिक में अंग्रेजी, जर्मन और डच भी हो जाएगी, लैटिन भी हो जाएगी, पुर्तगाली भी हो जाएगी। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ भारतीय आर्य भाषा पूछता है, और इस वाले संदर्भ में पूछता है, सतम वाले में, तो फिर हमारी यही वाली आर्य भाषा ही होंगी। बाकी ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी। तो मैप पे चलते हैं हम। यूरालताई तुर्की की है, जो यहाँ पर है, और आप अपने हाथ से एक बार एक इस वाले एरिया का और इसका साथ में मैप बना के अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। फिर तुर्की के बाद जो वो है अरबी, अब अरब, अरब 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 ये है, और यहाँ से निकलती है सामियान। तो ये हमारे मोटे मोटे परिवार हैं, जिससे कि हमें ये याद रखना है डेफिनेटली कि जो अरबी है वो सामी हामी से निकलती है, तुर्की
यूराल अल्ताई से, और ये भारोपीय परिवार है, उसमें भी दो वो किए हुए हैं यहाँ से। ये भी दो वर्गों में, जैसे हमारे नीचे जैसे मैप में दे रखा है, केतुम और सतम भारोपीय में ही है ना दोनों, और भारोपीय ये परिवार है। इसके बाद ये सतम हो जाता है, और ये केंद्र हो जाता है। अगर आप इस तरीके से आपको समझ आ जाता है, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर लेंगे। अब के तुम कई बार शब्द भी पूछ लेता है ना, कि तुम किस भाषा किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन से लिया गया है केतुम, और शतम से लिया गया है अवस्था। और मतलब कई बार क्या होता है कि हम आर्य सिर्फ भारतीय आर्य भाषाओं को समझ लेते हैं, संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, इन सबको। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये दोनों और भी हैं शामिल इसमें, ईरान और दरद। तो ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको याद रहे तो। आर्यों को भारी दर्द हुआ, तो आर्मेनिया, तो फिर क्या होगा? भारी दर्द हुआ भारी से, मतलब दर्द से दर्द। और ईरान आर्य भाषा है, मतलब ये भारतीय आर्य भाषा, और दरद और ईरानी इसी में आती है। उसके बाद ये वही है जिसको थोड़ा वो किया हुआ है। अम, या आकृतिक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। अयोगात्मक भाषा, तो हमें क्या क्या देखना है? भाषा यूं सी वही, भाषा आकृति यूं सी वही, किस यूं, योगात्मक हमें देखना है। योगात्मक भाषा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। तुर्की भी हमें पूछ ली जाती है, कन्नड़ से भी हमें खैर थोड़ा सा, संथाली, कन्नड़, ये क्योंकि हमारी देश में बोली जाती है, इसलिए। मध्य युगात्मक, एक तरीके से ये इससे ही संबंध रखती है। अश्लिष्ट, इसमें मध्य युगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। हाँ, अब हम पहले देख लेते हैं जो ये है, और इसमें जो आर्य भाषाएं जो हिंदी वाली हैं, तो मैं लगा लेती हूँ, एक सेकेंड। इंडिया वाले, इंडिया का, ये मैप है इंडिया का। और कैसे कैसे हम हिंदी निकली है, तो सबसे पहले तो हम आर्य भाषाओं का कर रहे हैं, तो आर्य भाषा परिवार कहाँ से कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को लेंगे हम। हाँ, पहले आर्य भाषा परिवार ही देख लेते हैं यहाँ से। ये पूरा हिस्सा आर्य भाषा परिवार का है। यहाँ से और भी थोड़ा आगे जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह। और ये पूरा जो वो है, ये है आर्य भाषा परिवार। और ये चीन वगैरह, और ये
इंडिया का ये वाला पोर्शन, ये सब बोलता है चीनी। और ये वाला नीचे, ये बोलता है, ये द्रविड़ परिवार है, साउथ वाला पूरा। तो ये थोड़ा मोटा मोटा वो था। अब जब हम आर्य भाषाओं पर ही आएंगे तो फिर हम थोड़ा स्टेट के हिसाब से देखेंगे, और द्रविड़ से कौन कौन सी, चीनी से कौन कौन सी, ये मोटा मोटा भी आप बना के रख लेते हो, और थोड़ा सा स्टेट्स में थोड़ा देख लेते हो, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, आर्य भाषा परिवार से कम द्रविड़ परिवार की कोई भाषा नहीं निकलेगी, चीनी की कोई नहीं निकलेगी, इधर इधर जो वो है उनकी कोई नहीं निकलेगी। अब उसके बाद आता है, ये देखिए, इसमें ये वाला इंडिया की भारतीय आर्य भाषाएं, द्रविड़ में, द्रविड़ परिवार की मलयालम, कन्नड़, तमिलनाडु, तेलुगु, गोंड, उराल, बाहुर, ब्राहुई है ये, कुई, मालतो, तुलु। अब ये चीनी, द्रविड़ परिवार की मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गोंड। गोंड भाषा हम गोंड भाषा पे हम दक्षिण में नहीं जाएंगे, हमें नहीं लगेगा कि गोंड भाषा दक्षिण की हो सकती है, लेकिन दक्षिण की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब द्रविड़ बोलते हैं, तमिल। तो हमें सबसे ज्यादा किस पे ध्यान रखना है? गोंड, कि गोंड भी द्रविड़ परिवार की भाषा है। थोड़ा हाईलाइट कर लो, जिसको जिसको थोड़ा लगे, क्योंकि इनको तो हम इजीली निकाल ले जाएंगे कि ये द्रविड़ परिवार की हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा हमें डाउट रह सकता है। उसके बाद चीनी में मेते, बोडो, नागा, निवारी, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नागा नागा लैंड में बोली जाती होगी, और ये पूरा है वो चीनी चीनी परिवार है, और हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो उसमें ये है। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक से मुंडा, संथाली, भूमिज, और क्योंकि संथाली हमारे यहाँ भी बोली जाती है, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये आर्य भाषा तो नहीं है। और अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो हम इसे आर्य भाषा पे लगा के जरूर आ जाएंगे, मुंडा और संथाली पे, भूमिज पे से भी हम कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में की परिवार से निकलने वाली भाषा भी हमारे यहाँ बोली जाती है, जिसमें मुंडा, संथाली और भूमिज है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ने वाले हैं भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो उसके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।